जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर मई 2024 के। मई महीने का ये पहला पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें। अगला पार्ट इसका हम आगे लेकर के आएंगे। आज के करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे वो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे पे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस सभी के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2026 की मेज़बानी पूछा जा रहा है। ऑप्शन में भारत, जापान, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मेज़बानी की जाएगी 2026 की। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशिया कप 2026 और 2019 के मेज़बानों की घोषणा की है। 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा और 2029 में जो टूर्नामेंट है ये उज़्बेकिस्तान में खेला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन सी हैं? सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन सी हैं? ऑप्शन है ज्योति रत्रे, सोनी कुमारी, आशा लता सिन्हा या अरुणिमा चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे। तो हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इससे पहले 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज जो महिला थी वो थी 53 वर्षीय संगीता बहल। ठीक है, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने 55 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कंप्लीट करी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनरल टू लैम, जनरल का नाम है टू लैम, को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है वियतनाम, केन्या, थाईलैंड या मंगोलिया। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं जनरल टू लैम। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि वियतनामी संसद के द्वारा जनरल टू लैम को राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि 2026 तक के कार्यकाल में रहेंगे, 2 साल के लिए। और वियतनाम आप लोग जानते होंगे यहाँ पर एकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का शासन चलता है, केवल एक ही पार्टी यहाँ पे। और वियतनाम जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है, जिसकी सीमा चीन से और म्यांमार से लगती है। आप लोग मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है आज का। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत की दीप्ति जिनवी ने कौन सा पदक जीता है? जीवन जी। विश्व पैरा एथलेटिक्स की बात करते हैं। ऑप्शन में है स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। पैरा एथलेटिक की बात हो रही है, मतलब जो दिव्यांग खेल होते हैं उनकी बात हो रही है। विश्व पैरा एथलेटिक में दीप्ति जीवन जी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ये धावक हैं और दौड़ती हैं। भारत की दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक में महिलाओं की 400 मीटर की T20 दौड़ में 55 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। 400 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की है 55 सेकंड में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कांस्टेंट टाइप का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई। हम लोग मई महीने का करंट अफेयर देख रहे हैं, इसलिए मई से संबंधित सभी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की घोषणा की थी और पहली बार यह है 22 मई 2001 को मनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है UNDP, टाटा ग्रुप, WHO और वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UNDP, ऑप्शन नंबर ए, UNDP। यहाँ पर देख पाएंगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड प्रबंधन, चेन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलाइजेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट कार्यक्रम UNDP के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? ऑप्शन है इराक, ईरान, कतर या पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ईरान। यहाँ पर आप देखेंगे 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान सरकार के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, वो और उनके साथ उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और जो रईसी थे अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद वहां से लौट रहे थे और हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। भारत सरकार ने शोक व्यक्त किया है, एक दिन का शोक भी घोषित किया गया था इनके लिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? ऑप्शन है 19, 20, 21 और 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 मई को हम लोग हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। पहली बार यह जो 20 मई 2001 को मनाया गया था और इसका कारण ये था कि 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मतलब ये जो कन्वेंशन था शरणार्थी वाला, ये 1951 में लागू हुआ था और जब 50 साल हुए थे इस कन्वेंशन के, तो 20 मई 2001 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था और इसकी 50वीं वर्षगांठ भी थी। भारत ने इस कन्वेंशन में साइन नहीं किए हैं, आप लोग याद रखेंगे, भारत इस कन्वेंशन में साइन नहीं किया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे आप लोग। इसका आयोजन कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गुवाहाटी, शिमला, पटना या भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। चलिए, जेवलिन स्टारर हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा सभी लोग जानते हैं, जब से उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तब से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। जेवलिन स्टारर मतलब भाला फेंक खेलते हैं और इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर में किया गया था। फेडरेशन कप की बात कर रहे हैं, फेडरेशन कप, और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सुनील छेत्री, सहल अब्दुल समद, लालेंग गमविया रातले या मनवीर सिंह। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से घोषणा है? तो एक ही प्लेयर जो पूरे देश में फेमस है, उनका नाम है सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री राइट आंसर है। और सुनील छेत्री लियोन मेसी और रोनाल्डो के बाद तीसरे नंबर में इसमें सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं जो खेल रहे हैं उनमें से। तो मशहूर जो भारत के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच जो है उनका आखिरी मैच होगा। 6 जून को जो ये मैच खेलेंगे वो इनका आखिरी मैच होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? किसका? कौन फिल्म महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है कौन फिल्म महोत्सव का। इसका क्रम अगर याद रखना चाहें तो 70वें नंबर का ये क्रम था। और कौन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? फ्रांस में इस बार किया जा रहा है। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। प्रतिष्ठित कान फिल्म में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का जो आयोजन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। अगला प्रश्न है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि फ़ोन पे सभी लोग यूज़ करते होंगे। हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? मतलब आप दूसरे देश में भी जाकर फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। फ़ोनपे ने लंका पे के साथ टाई अप किया है और श्रीलंका में आप जा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क के द्वारा की जाएगी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के 85वें 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विदित गुजराती, गुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू या पी श्याम निखिल। 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो भारत के बने हैं, ऑप्शन नंबर डी पी श्याम निखिल, ये राइट आंसर है। 85वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। दुबई में इन्होंने जो क्राइटेरिया होता है ग्रैंड मास्टर बनने का, ठीक है, उसको अंतिम जीएम 9 पूरा कर लिया है और 85वीं नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर है 15 मई, 18 मई, 20 मई या 25 मई को। इस पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही का करंट अफेयर है। ऑप्शन नंबर डी 25 मई इज़ द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। देखते हैं 25 मई को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में यह ऐतिहासिक घोषित किया गया है। 25 मई को आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड फुटबॉल डे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि जो एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है? भीष्म क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे परीक्षण हुआ है? ऑप्शन में है नई दिल्ली, आगरा, जयपुर या पटना। एयर ड्रॉप मतलब कि एक हॉस्पिटल को ऊपर से ड्रॉप की जाता है जहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हो जाती है, तो वायुसेना वहाँ पे नया हॉस्पिटल बहुत ही चंद कुछ समय में ही वहाँ पे बना सकती है। बना बनाया जो हॉस्पिटल होता है उसको उस जगह पे ड्रॉप की जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा में इसका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल का मतलब फ़ोन वाला मोबाइल नहीं होता, मोबाइल का मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, पोर्टेबल जो चीज़ें होती हैं उनमें मोबाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ये नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम है और इसमें 200 घायलों का इलाज करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक बार में 200 घायलों का इलाज किया जा सकता है। कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं जैसे नक्सली हमला हो गया या पहाड़ों में सैनिकों के साथ कुछ मुठभेड़ हो गई या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा उपस्थित ना हो, उस कंडीशन में यह जो सुविधा है अगर भारतीय सेना द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है तो यह एक क्रांतिकारी कदम सेना में साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगा।